अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं फाइनली आज का हम अपना सेशन। इकोनॉमिक पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती हैं ये सब चीज़ें, और देखते हैं इन्हें सबको हम। सो सुन पा रहे हैं मुझे आप सब? अच्छा, तो इस तरह से है कि सबसे पहले देख लेते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है। अक्सर बात की जाती है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत खराब है, या फलां मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत अच्छी है, ईटीसी। अच्छा, इकोनॉमी को जो है उर्दू में मतलब मईशत कहते हैं, या और मईशत जो है या इकोनॉमी किसी भी मुल्क की जो है वो बैकबोन होती है। किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी मुल्क की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो बैकबोन होती है वो उसकी इकोनॉमी होती है, उसकी मईशत होती है। चाहे एक घर की बात करें, एक जो है वो कंपनी की बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक इंस्टीट्यूट की, या फिर एक मुल्क की बात करें। जब हम छोटे लेवल पे बात करते हैं, जैसे कि एक घर की बात हम करते हैं कि हमारे घर की जो पहले हम देख लेते हैं मईशत या इकोनॉमी है क्या, फिर थोड़ा सा उससे देखेंगे नेक्स्ट। मईशत का मतलब है कि मुआश से निकला है। लफ्ज़ जो है उर्दू का मईशत, ये एक्चुअली डिराइव हुआ है मुआश से। और मुआश जो एक दाल का नाम है, तो इसका जो मीनिंग बनता है वो बनता है कि दाल रोटी। मतलब कि अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जी आपका ज़रिया मुआश क्या है, यानी और ये भी पूछा जाता है कि आपकी दाल रोटी का ज़रिया क्या है। तो हमारी तो दाल रोटी बस ऐसे ही चल रही है। तो बेसिकली मईशत जो वर्ड है वहीं से ड्राइव हुआ है। तो इंग्लिश में कहा जाता है व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम। तो इसी तरह जो मईशत है किसी भी मुल्क की, किसी भी की भी दाल रोटी का जो जरिया है, उसे किसी भी घर को चलाने का, वो उसकी इकोनॉमी कहलाती है, मईशत कहलाती है। अब एक घर है छोटा सा जिसमें कुछ अफराद रहते हैं, तो अगर उनके जो पर्सन्स हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम, उनका जो जरिया है मुआश है, मतलब रोजगार का जो जरिया है वो अच्छा है, एंड वो अच्छी इनकम ड्राइव कर रहे हैं, तो वो घर जो है वो अच्छा चलेगा। घर जो है वो उसमें खुशहाली होगी, उसमें जो है वो उसके पर्सन जो है वो अच्छा सा पैसा एक्सपेंस करेंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छी ज़रूरियात पूरी करेंगे। और एक घर जिसमें पैसे नहीं हैं, रोजगार के ज़राए नहीं हैं, आमदन नहीं है, तो वो जो घर है बुरा मतलब रन होगा। तो अगर हम छोटे लेवल पे बात करें, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे बात करें, एक स्मॉल स्केल पे बात करें, तो ये जो इकोनॉमी है इसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो कहते हैं बिल्कुल स्मॉल, छोटे लेवल पे, जो एक इंडिविजुअल के लेवल पे बात होती है, एक फर्द के लेवल पे, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे जब बात होती है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। और ये भी पेपर में अक्सर पूछा गया है व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। और और जब एक मुल्क के लेवल पे बात होती है, एक लार्ज पर्सपेक्टिव में बात होती है, तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, कि जिसमें पूरे मुल्क की बात की जाती है, पूरे किसी सेक्टर की बात की जाती है, पूरे एक रीजन की, एक खित्ते की बात की जाती है, टेरिटरी की बात की जाती है। सो जैसे मैंने घर की एग्जांपल दी, इसी तरह हमारा जो मुल्क है वो भी डिपेंड करता है कि उसकी जो मईशत है, यानी उसका जो रोजगार का जरिया है, अर्निंग का जरिया है, किसी मुल्क की हुकूमत का कितना अच्छा है। अगर हुकूमत जो है या जो मुल्क है जैसे पाकिस्तान है, तो अगर हमारा जो मुल्क के जो अर्निंग के रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हैं, और हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इट्स मीन कि हम जो है वो एक गरीब मुल्क है, मतलब कि हमारी आमदन बहुत कम है और हमारा
मुल्क जो है वो अच्छे से नहीं चल रहा। सो एक पॉलिसी जो मुल्क को जो है वो ये सब चीज़ें तय करती है कि मुल्क के जो रोज़गार के ज़रिए हैं वो क्या होंगे, पैसा कहाँ से कमाया जाएगा, पैसा कहाँ पे खर्च होगा, पैसा जो है वो कितने जगहों से जो है वो हम आमदन हासिल करेंगे, आमदन को बढ़ाया कैसे जाएगा, आमदन जो है वो उसके लिए नए जो है वो ज़राए, नई इंडस्ट्रियाँ, नई कंपनियाँ वो कैसे जो है वो क्रिएट की जाएँगी। नई जो है वो चीज़ें जिनसे हमें रोज़गार हासिल हो सके वो कैसे जो है वो पैदा की जाएँगी। अपनी प्रोडक्शंस में हम इज़ाफ़ा कैसे करेंगे, ताकि इनडायरेक्टली हमें जो है वो बदले में जो है वो रेवेन्यू मिले ताकि हम कलेक्टिवली अच्छा जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो मुल्क को दे सकें। खुशहाली मुल्क में ला सकें और खुशहाली मुमकिन है जब हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट से जो है वो अच्छे होंगे। किसी भी मुल्क में जो फाइनेंस ऐसे ही है जैसे कि एक जिस्म में खून होता है, एक जैसे खून दौड़ रहा होता है, तो किसी भी मुल्क के लिए, ऑर्गनाइज़ेशन के लिए जो है एंटिटी के लिए फाइनेंस ऐसे ही अहमियत रखता है, पैसा ऐसे ही अहमियत रखता है। सो एक ऐसी पॉलिसी जिसमें ये सब चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं कि मुल्क में तमाम तर जो सूरत-ए-हाल है इकोनॉमिक मैटर्स की उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए, उन्हें स्टेबलाइज़ कैसे किया जाए, उन्हें इम्प्रूव कैसे किया जाए, उन रिसोर्सेज़ को इंक्रीज़ कैसे किया जाए जिनसे अर्निंग और रेवेन्यू जो है वो हमें जनरेट होने हैं। तो ये सब कलेक्टिवली कहती है इकोनॉमिक पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब है कि कोई भी चीज़, कोई भी लॉ, कोई भी मंसूबा डिज़ाइन करना और इकोनॉमिक पॉलिसी हुई कि मुल्क की मईशत के लिए एक बेहतरीन मंसूबाबंदी करना, जिससे मुल्क का रोज़गार, मुल्क के अर्निंग के रिसोर्सेज़, ज़राए आमदन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि बदले में हम खुशहाली ला सकें। तो ये कलेक्टिवली कहलाती है इकोनॉमिक पॉलिसी या मुआशी पॉलिसी। अब डेफिनेशंस कुछ इसकी देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन है जी कि एन इकोनॉमिक पॉलिसी इज़ अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज़ इंटेंडेड। पहले हमने इकोनॉमी पढ़ा, इकोनॉमी क्या होती है, अब इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें कि कोर्स ऑफ एक्शन होता है दैट इज़ इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी पॉलिसी आर टाइपिकली इम्प्लीमेंटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो भी मुल्क में चीज़ें हो रही हैं रेलेवेंट टू द इकोनॉमी, चाहे वो बिज़नेस सेक्टर है, कॉमर्स सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, जो है वो बैंकिंग सेक्टर है, सारे का सारा जो कलेक्टिवली कोर्स ऑफ हुकूमत एक्शंस लेती है मुल्क की तमाम तर मुआशी मामलात को कंट्रोल करने के लिए और कंट्रोल करके उन्हें स्टेबलाइज़ करने पे और स्टेबलाइज़ करके बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए ये तमाम मामलात लिए कैसे जाते हैं, एक्शन कैसे लिया जाता है, हुकूमत एक सोच बनाती है अपनी कि हमें मुआशी तौर पे मुल्क को इस तरफ लेके जाना है। सोच एक प्लान बनाती है, जो प्लान है उसे फिर एक लॉ की शक्ल देती है, उस लॉ को पॉलिसी का मतलब होता है गाइडलाइन। तो एक गाइडलाइन की एक लॉ की शक्ल देती है, तो वो जो प्लान है हुकूमत का कहलाता है इकोनॉमिक पॉलिसी, जिससे वो कलेक्टिवली इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। सो सेकंड डेफिनिशन है जी इसकी द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट कवर्स द सिस्टम ऑफ सेटिंग लेवल्स ऑफ टैक्सेशन, गवर्नमेंट बजट्स, द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स एज वेल एज द लेबर मार्केट, नेशनल ओनरशिप, हाउ मेनी अदर एरियाज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इनटू द इकोनॉमी। मुल्क में जो भी मामला चाहे वो टैक्सेशन से जुड़े हैं, बिज़नेस से जुड़े हैं, पूरे मुल्क का बजट क्या होगा, पूरे मुल्क के एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, किन एरियाज़ पे कितना खर्च होंगे, कहाँ से कितना पैसा कमाया जाएगा, किसको कितना रिलीफ दिया जाएगा, कहाँ पे कितनी चीज़ें डेवलप की जाएँगी, ये सब मामलात, ये सब चीज़ें कलेक्टिवली जो है इकोनॉमिक पॉलिसी में तय की जाती हैं, गाइडलाइन के तौर पे डिफाइन की जाती हैं और प्लान की सूरत में उन पे अमल दरामद करवाया जाता है। सो अब हम फाइनली आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी की से। तो इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत सारे मेयर्स होते हैं। सो 2 बेसिक जो इकोनॉमिक पॉलिसी के टूल्स हैं, या 2 बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के, इसके अलावा भी कुछ और हैं। लेकिन जो 2 मेन किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो होती है एक फिस्कल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि एक फिस्कल पॉलिसी होती है और एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है।
सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, देन वी विल मूव टुवर्ड द फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी लफ्ज निकला है मनी से, पैसे से। सो क्योंकि आपको पता है करेंसी है हमारे पास, कागजी जर है, पेपर मनी है। सो उसकी एक वो वैल्यू है जो एक तय की जाती है, किन किसी चीज़ों पे बेस होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी सेम जैसे मैंने बताया मनी से डिराइव हुआ है, मनी से। सो मनी में मुल्क में जो है वो, अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि जी फिस्कल पॉलिसी जो बनाती है वो हुकूमत बनाती है किसी भी मुल्क की। और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है किसी भी मुल्क की, वो उस मुल्क का जो स्टेट बैंक है वो बनाता है या सेंट्रल बैंक बनाता है। अब सेंट्रल बैंक किसी भी मुल्क की मेन बॉडी होती है, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक उसे कहते हैं सेंट्रल बैंक को, इंडिया में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं सेंट्रल बैंक को, अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक कहते हैं। सो किसी भी मुल्क का मरकजी जो बैंक होता है वो उस मुल्क की मॉनेटरी पॉलिसी तय करता है। मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है आगे हम जाके देखते हैं। और ये स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक किसी भी हुकूमत का हो जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, ये हुकूमत के तसल्लुत में नहीं होता। ये एक इंडिपेंडेंट इदारा होता है और ये इसे इंडिपेंडेंट होना भी चाहिए। अगर किसी भी मुल्क में, चाहे वो कोई भी दुनिया का मुल्क है, जहाँ पे सेंट्रल बैंक मरकजी बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, वो हुकूमत से अलहदा होता है, हुकूमत का उस पर इन्फ्लुएंस नहीं होता और वो इंडिपेंडेंट होता है अपनी इस पॉलिसी को बनाने में। और अगर कहीं पे इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बिल्कुल आज़ाद है, वहाँ पे बिल्कुल जो वो चाहता है पॉलिसी बनाता है, और हुकूमत उसे सिर्फ ओपिनियन दे सकती है, वो चाहे माने या ना माने। लेकिन पाकिस्तान के केस में यहाँ भी एज पर दी थ्योरी, एज पर दी लीगल लेजिस्लेशन के, हमारा स्टेट बैंक एक किस्म से आज़ाद है। इसलिए उसका एक अपना गवर्नर है, एक उसका ओहदा है स्टेट बैंक का गवर्नर के नाम से, जो गवर्न करता है। लेकिन वो इनडायरेक्टली हुकूमत के इन्फ्लुएंस में है। सो आगे हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं, इज द कंट्रोल ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एंड चैनल्स बाय व्हिच न्यू मनी इज सप्लाई। मॉनेटरी पॉलिसी में ये देखा जाता है कि किसी मुल्क में कितनी जो मनी है उसकी सप्लाई है, यानी और जो चैनल्स हैं जैसे बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर उस सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। ये उस मुल्क का जो मरकजी बैंक है सबसे पहले पैसों को सप्लाई करता है, नोट्स को सप्लाई करता है, फिर जो उसके माली इदारे हैं उनसे उन पैसों की सप्लाई को कंट्रोल करता है। क्यों कंट्रोल करता है, वजह क्या है? अब इसकी मेन जो वजह है वो ये है कि देखें, अगर अगर पैसा ज्यादा हो जाए, नोट ज्यादा हो जाए, लोगों के पास, अवाम के पास बहुत ज्यादा पैसे हो जाएं, तो जो है जो चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी। और जब चीजें महंगी हो जाएंगी तो फिर एक फ्यू थिंग्स को चेज करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे जो है वो देने पड़ेंगे और करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। और इसी तरह तो स्टेट बैंक जब पैसा बहुत ज्यादा हुकूमतों लोगों के पास हो जाता है, बहुत ज्यादा मार्केट में पैसा फैल जाता है, तो फिर जो स्टेट बैंक है फिर एक्शन लेता है कि उसे जो है वो उस पैसे को कंट्रोल करता है, वापस जो है वो बैंक्स में लेके आता है। और इसी तरह कैसे कैसे लेके आता है वो हम समझते हैं अभी। और इसी तरह अगर पैसा बहुत कम होगा, अवाम के पास बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन मनी की, नोट्स की मार्केट में नहीं होगी, बहुत कम सर्कुलेशन होगी, लिमिटेड सर्कुलेशन होगी, तो जो चीज़ें हैं वो सस्ती होंगी और जो उस करेंसी या उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। जैसे अभी ईरान के केस में देखें या और इस तरह अफगानिस्तान के केस में देखें, तो थैले भर भर के जो है वो पैसों के देने पड़ते हैं छोटी सी चीज़ को हासिल करने के लिए, क्योंकि करेंसी उनकी डी वैल्यू है, क्योंकि करेंसी जो है वो उसकी वर्थ गिर गई है। सो स्टेट बैंक कैसे एक्शन लेता है, किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक इस तरह एक्शन लेता है कि सबसे पहले तो मनी जो है, अगर उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाए तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। किसी भी सेंट्रल बैंक जो है वो सूद के रेट को, इंटरेस्ट के रेट को बढ़ा देता है। अगर इंटरेस्ट का रेट ज्यादा हो तो लोग अपना पैसा ला के बैंक्स में डिपॉजिट कर देते हैं, और जब बैंक्स में डिपॉजिट कर देते हैं तो हुकूमत जो है, जो लोगों को, अगर फॉर एग्जांपल एक स्टेट बैंक जो है वो ये कह देता है कि जी 15% इंटरेस्ट रेट है,
तो लोगों के पास जितना भी पैसा है वो सारे बैंक्स में डिपॉजिट करवा देंगे, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में डिपॉजिट करवा देंगे, और इस तरह जो सप्लाई है पैसे की वो वापस जो है वो बैंकों में आके जमा हो जाएगी। लोग इस अट्रैक्शन को देखते हुए जो है वो बैंक्स में अपने डिपॉजिट्स जमा करवा देंगे। तो जो सेंट्रल बैंक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल 2 टूल से करता है, एक इंटरेस्ट रेट से करता है, और दूसरा, अच्छा दूसरे केस में हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब एक ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल लोगों ने पैसा जो है वो बैंक्स में डिपॉजिट करवाया हुआ है, बेबहा पैसा लोगों ने बैंक्स में जमा करवाया हुआ है, और लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, और मार्केट में जो है वो पैसा बहुत कम है, तो मार्केट में कोई जा नहीं रहा, लोगों का फोकस बैंक्स पे है कि बैंक हमें घर बैठे फिक्स पैसे, फिक्स अर्निंग दे ही जा रहा है। तो फिर अब मार्केट में जब पैसा नहीं होगा तो फिर मार्केट क्रैश कर जाएगी, मार्केट में बिजनेस फ्लो नहीं करेगा, बिजनेस नहीं चलेगा। तो फिर जो सेंट्रल बैंक है वो क्या एक्शन लेता है, फिर मनी सप्लाई को इनहेंस करता है। मनी सप्लाई कैसे इनहेंस होती है, ये जो इंटरेस्ट रेट है इसे डिक्रीज कर देता है। इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल 15% है, इसे वो 6% कर देगा। जब 6% करेगा, उसे पता है कि फिर कोई भी पैसा अपना बैंक्स में डिपॉजिट नहीं करना चाहेगा। लोग कहेंगे क्योंकि हम एक पैसा बैंक में रिजर्व करें, फिक्स करें, तो बैंक्स में जमा करवाएं, हमें साल बाद सिर्फ 6% ही मिलना है, हम क्यों जमा करवाएं। लोग बैंकों से पैसा निकालना शुरू कर देंगे। जब पैसा निकालना शुरू कर देंगे, वो पैसा मार्केट में जाएगा। मार्केट में जाके जो मार्केट की चीजें हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा कंपनीज हैं, उसके अलावा बाजार हैं, शॉप्स हैं, वहां पे जाके उस पैसे को खर्च करेंगे लोग, या फिर लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय, और जो कंपनीज हैं उनके शेयर खरीदेंगे। कोई बंदा जो है बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर बैंक में रखेंगे तो हमें 6% गेन होगा, और अगर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में, बिजनेसेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्रीज में करें तो हमें इस गेन से कई गुना ज्यादा होगा। तो इस तरह ये पैसा फिर जो है लोग वहां पे जाके खर्च करेंगे। तो इस तरह स्टेट बैंक दो तरीकों से जो है वो मनी को कंट्रोल करता है। एक इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो जाए बहुत मनी, सर्कुलेशन नोट्स की ज्यादा हो जाए, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है ताकि लोग जो है बैंक्स में डिपॉजिट कर दें। मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए जब बहुत सारे लोग बैंक की तरफ भाग रहे हों स्टेबलाइज करने के लिए, तो फिर जो है वो इंटरेस्ट रेट को गिरा देता है। तो किसी भी मुल्क का जो सेंट्रल बैंक है, ये सारे का सारा एक्शन प्लान जो है वो कंडक्ट करता है। अब कैसे लेता है, जैसे स्टेट बैंक है पाकिस्तान में, हर 3 महीने के बाद जो है वो पॉलिसी रेट एक इशू करता है, जो है वो पॉलिसी रेट इशू करता है हर 3 महीने के बाद। तो उसे जो है वो पॉलिसी रेट कहते हैं, या तो इस तरह से, या मॉनेटरी पॉलिसी भी उसे ही कहते हैं जो उस रेट हर 3 महीने बाद जो है वो स्टेट बैंक इशू करता है। अच्छा, आगे हम अब देखते हैं। तो इसी तरह जैसे हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो स्टेट बैंक बनाता है मनी सप्लाई के लिए, और इंटरेस्ट रेट दो चीजें से एक्शन लेता है। इसके बाद है जी फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मुल्क में फिस्कल का मतलब है मतलब इक्तसादी का मतलब है कि हुकूमत की रेवेन्यू कितना होगा, हुकूमत की स्पेंडिंग्स कितनी होगी, मतलब कि हुकूमत जो है वो कितना पैसा जो है वो कमाएगी, और हुकूमत जो है वो कितना पैसा खर्च करेगी। ये जो चीजें तय की जाती हैं कि हुकूमत की रेवेन्यू कितना होगा, अर्निंग कितनी होगी, प्रॉफिट कितना होगा, पैसा आएगा कहाँ से, किस जगह से आएगा, सोर्सेज क्या होंगे, किन जो है वो एरियाज पे हुकूमत काम करेगी, वहां से मनी जनरेट करेगी, हुकूमत के कौन से इदारे होंगे, टैक्सेशन से कितना पैसा आएगा, नॉन टैक्सेशन से कितना पैसा आएगा, टैक्सेशन के अलावा दूसरी चीजों से कितना पैसा आएगा। यानी इन सादा लफ्जों में, सादा बात में, कि हुकूमत का पैसा आएगा कहाँ से और हुकूमत पैसा खर्च कहाँ पे करेगी, ये कहलाती है जी फिस्कल पॉलिसी। हुकूमत पैसा लाएगी कहाँ से, उसके लिए क्या मेजर्स लेगी पैसा लाने के लिए, और खर्च कहाँ पे करेगी, स्पेंड कहाँ पे करेगी, सो ये कहलाता है
दोनों ये जो तय करती है हुकूमत, ये तय करती है फिस्कल पॉलिसी में पैसा आएगा कहाँ से और खर्च कहाँ होगा। अच्छा, हुकूमत का पैसा मतलब पब्लिक का पैसा, क्योंकि हुकूमत का अपना तो पैसा नहीं है ना, हुकूमत भी तो पब्लिक की ही है। तो हुकूमत, गवर्नमेंट रेवेन्यू का मतलब है पब्लिक रेवेन्यू, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स का मतलब है पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। तो पैसा हुकूमत का आल्सो कहलाएगा जी पब्लिक रेवेन्यू, और स्पेंडिंग्स कहलाएंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। तो आगे जाके इसे देखते हैं हम। सो तो ये है जी जो फिस्कल पॉलिसी है, उसके मतलब दो बेसिकली टूल्स हैं, दो मेन टूल्स हैं। एक है जी पब्लिक रेवेन्यू, और दूसरा है पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि पैसा आएगा कहाँ से, और दूसरा जो है वो पैसा खर्च कहाँ पे होगा, मतलब गवर्नमेंट का पैसा आएगा कहाँ से और गवर्नमेंट का पैसा खर्च कहाँ पे होगा। हम इन सारी चीजों को देखते हैं आगे। सो गवर्नमेंट जो है वो दो तरह से जो है वो पैसा कमाती है। पहले हम बात कर लेते हैं पब्लिक रेवेन्यू की, कि गवर्नमेंट मेन दो तरह से पैसा कमाती है। वो दो कौन से सोर्सेज होते हैं? एक होती हैं जी रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और एक होती हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, इन्हें देखते हैं हम। यानी कि हुकूमत की जो अर्निंग होती है, और हुकूमत जो प्रॉफिट्स वगैरह कमाती है, हुकूमत जो मुनाफा कमाती है, जो अर्निंग्स होती हैं हुकूमतों की, जो प्रॉफिट कमाती है, तो वो कहलाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। और ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब कि बहुत बेनिफिशियल होता है कि हुकूमत के लिए कहीं से आमदन आ रही है, किस सूरत में, कमाई की सूरत में या मुनाफे की सूरत में। लफ्ज पे दोहरा रहा हूँ, हुकूमत के लिए बहुत अच्छी होती है चीज़ कि हुकूमत के पास आमदन आ रही है किसी भी सोर्स से, दो चीज़ों के मतलब दो चीज़ों के तहत, या कमाई के तहत या जो है वो मुनाफे के तहत। तो ये हो गया जी रेवेन्यू रिसिप्ट। अच्छा, रिसिप्ट का मतलब होता है वसूलियाँ, और रेवेन्यू का मतलब है कमाई। नोट कर लें इस लफ्ज को, रेवेन्यू का मतलब है कमाई और रिसिप्ट का मतलब है वसूली। वो कमाई या वो वसूली जो मुनाफे के लिए आ रही है, मुनाफे के जरिए आ रही है, कमाई अर्निंग के जरिए आ रही है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट के कहलाती है। अब आ जाते हैं कैपिटल रिसिप्ट। बहुत दफा जिक्र आप सुनते हैं अखबारों में, रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा इतना हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हमारा इतना हो गया। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? ये एक ऐसी कमाई होती है, कमाई तो होती है हमारी, पैसा तो होता है जो हमारे पास आता है, पैसा आया हुकूमत के पास, लेकिन आया ऐसे जरिए से जो मुल्क के ऊपर बोझ है, बर्डन है। हुकूमत को पैसों की जरूरत थी, हुकूमत जो है वो रेवेन्यू अर्निंग और प्रॉफिट से इतना पैसा नहीं कमा सकती, हुकूमत को और पैसों की जरूरत थी, तो हुकूमत ने कोई जो है वो कोई जुगाड़ किया, कोई जो उसने वे अपनाया ऐसा कि उस जुगाड़ से, उस वे से जो है हुकूमत ने पैसा हासिल कर लिया। मतलब कि इन रियल सेंस तो हुकूमत को पैसा आना था इन दो जरियों से, प्रॉफिट से या अर्निंग से। लेकिन हुकूमत के पास ये पैसा कम पड़ गया, यहाँ से पैसा नहीं आया, तो हुकूमत ने कोई जुगाड़ किया, और जुगाड़ से उसे जो है वो कोई पैसा आया। और वो जुगाड़ क्या हो सकता है? और ये ऐसा पैसा जो जुगाड़ के जरिए कमाया जाए, वो मुल्क के ऊपर बोझ होता है, एक घर के ऊपर भी, एक कंपनी के ऊपर भी, एक मुल्क के ऊपर भी वो बोझ होता है, बर्डन होता है। जैसे कि लोन्स हुकूमत लेती है, ठीक है, हुकूमत जो है वो लोन्स ले लेती है, कोई ऐसे बॉन्ड इशू कर देती है, मतलब कि हुकूमत आईएमएफ से कर्जा ले लेती है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लेती है, या हुकूमत जो है वो अपने मुल्क की बैंकों से लोन ले लेती है, बाहर बैंकों से लोन लेती है, या फिर लोन नहीं लेती तो बॉन्ड्स इशू कर देती है। बॉन्ड जो है वो वापिस हुकूमत ने ओरिजिनल अमाउंट तो वापस करनी ही करनी है, और साथ वो इंटरेस्ट भी जो है वापस उस पर करना है हर साल की साल। तो हुकूमत के ऊपर एक बोझ है, एक बर्डन है। और इसी तरह अगर एक ग्रांट है, अगर एक एड जो है वो तो वापस नहीं की जाती, एक ऐसी ग्रांट है जो आपने वापस करनी है, चुकानी है, तो वो भी हुकूमत के ऊपर एक बोझ है। कर्जे हैं वो भी बोझ हैं। तो ये सब बोझ का पैसा, बर्डन का पैसा जो हुकूमत किसी जुगाड़ से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से या किसी और वे से अर्न करती है, जो मुल्क के ऊपर बोझ होता है, ये कैपिटल रिसीट कहलाता है। क्या कहलाता है ये कैपिटल रिसीट कहलाता है। और ऐसा पैसा जो हुकुम मुल्क के लिए अच्छा होता है, उसकी बेहतरी के लिए अच्छा होता है,
जो हमें बिल्कुल भी चुकाना नहीं पड़ता, हमारी कमाई होती है, हम उसे जो मर्ज़ी करें, वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। अब रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो, क्योंकि हुकूमत की कमाई है, हुकूमत कोई बिज़नेस तो नहीं करती। हुकूमत की शायद ही कुछ कंपनियाँ, उन कंपनियों से तो थोड़े से पैसे होते होंगे। लेकिन हुकूमत की जो मेन कमाई है वो किन ज़रियों से आती है? एक ऐसी कमाई जो मेन हुकूमत का सोर्स ऑफ अर्निंग है, वो किन ज़राए से आती है? तो मेन जो है वो 2 ज़रियों से आते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। एक होते हैं टैक्स रेवेन्यू और दूसरे होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यू आपको अच्छी तरह पता है, हुकूमत डिफरेंट टैक्सेस इम्पोज़ करती है मुल्क में। वो टैक्स रेवेन्यू कहलाते हैं। वो डायरेक्ट टैक्स भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हो सकते हैं और कई किस्म के हो सकते हैं। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू हुकूमत की कौन-सी कमाई होती है? नॉन टैक्स रेवेन्यू हुकूमत की वो कमाई होती है, जो टैक्स लगा के नहीं बल्कि और चीज़ें हुकूमत इम्पोज़ करके कमाती है। जैसे कि स्टैम्प पेपर हो गए। स्टैम्प पेपर आपको ₹100 का, 500, ₹1000 का मिलता है, तो स्टैम्प ड्यूटी से हुकूमत कमाती है। डाक की टिकटें हो गई, टिकटें सेल करके हुकूमत कमाती है। कुछ सर्विसेज़ हैं वो सेल करके कमाती है। कुछ लाइसेंसेस बनवाने हों, फीसेस बनवानी हो, कोई चीज़ कर कंपनी रजिस्टर करवानी हो, डिफरेंट इदारों में हमें फीस देनी पड़ती है। उन फीसों के ज़रिए से कमाती है। सो ऐसे तमाम रेवेन्यूज़ जो हमें टैक्स के अलावा किसी और वे से हुकूमत अर्न कर रही है, तो वो कहलाते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। इस नॉन टैक्स रेवेन्यू में हुकूमत का प्रॉफ़िट भी हो सकता है, जैसे वापडा से कमाई, पीआईए से कमाई, ठीक है? पीआईए से के अलावा इस तरह दूसरी हुकूमत की जो एंटिटीज़ हैं, उनसे हुकूमत कमा सकती है, मेट्रो से कमा सकती है, इस तरह। ये दूसरे जो रेवेन्यू ये कहलाते हैं जी नॉन टैक्स रेवेन्यू। अच्छा, अब हम चलते हैं जी सेम इसी तरह जैसे हमने ये सारा पढ़ा कि पब्लिक रेवेन्यू और उसके बाद फिर टैक्स रेवेन्यू एंड आगे हम देखते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। अब एक्सपेंडिचर भी 2 टाइप्स के होते हैं। सेम एज़ लाइक एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और ये हर बजट में आप सुनते होंगे ये लफ़्ज़ जी हमारे मुल्क के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो इतने हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर इतने हैं। तो यहाँ से हम बिल्कुल क्लियर करते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। वो पैसा जो हम खर्च करते हैं और वो हमारे हाथ से चला जाता है। मतलब कि एक ऐसा पैसा, यानी यहाँ से हमने पैसा कमाया, ये सारा हमने पैसा कमाया, जहाँ से भी हमने कमाया, अब आ गई बात खर्च करने की, एक्सपेंस करने की। एक ऐसा पैसा जो हम जो है वो खर्च करते हैं, लेकिन वो जो है वो एक दफ़ा खर्च किया और वो खत्म हो गया, ज़ाया हो गया, उसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। कैसे? अगर एक आम इंसान की बात करें कि आम इंसान जो है जैसे खाने पे खर्च करता है या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ पे एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया, तो वो तो वापस नहीं आना, लेकिन अगर वो ₹100 का प्राइज़ बॉन्ड ले लेता है, तो मेबी वो वापस आने की उम्मीद हो। ठीक है? या बैंक में जमा करवा देता है उसे, मेबी उसे प्रॉफ़िट मिल जाए। तो इसी तरह हुकूमत जो अपने एक्सपेंसेस करती है, जो एक दफ़ा खर्च की और वो हाथ से हुकूमत के पैसे चला गया, वो कभी वापस नहीं आते। जैसे कि हुकूमत ने जो है वो इंटरेस्ट पे कर दिया किसी लोन का, ठीक है? वो वापस नहीं आएगा। ठीक है? इस तरह हुकूमत ने जो है किसी को डोनेशन दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल अफ़गानिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब मसला था, तो हुकूमत ने उन्हें इमदाद पे कर दी, अरबों रुपया उन्हें दे दिया, तो वो वापस नहीं आएगा। इस तरह हुकूमत ने जो है वो एक ऐसी जैसे सड़क बना दी, अगर टोल टैक्स नहीं है सड़क के ऊपर, तो अगर सड़क बना दी और पब्लिक के लिए, तो वहाँ से तो कोई पैसा वापस नहीं आएगा, सिवाय के लोग उसे यूज़ करें। ऐसा इस तरह हुकूमत ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना दिया, एक बिल्डिंग बना दी पब्लिक वेलफेयर के लिए, लेकिन वो तो वापस नहीं आएगा पैसा वहाँ से। तो इस तरह हुकूमत के वो तमाम अखराजात, इस तरह कोरोना आया, हुकूमत ने कोरोना में लोगों के ऊपर ये जो है कोरोना की वैक्सीन लगा दी, पैसा खर्च कर दिया, वो तो वापस नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह हुकूमत को कोई सैलाब आ गया, सैलाब के अलावा ज़ल्ज़ला आ गया, हुकूमत ने पैसे खर्च कर दिए, कोई भी हुकूमत ने पैसे खर्च कर दिए जिनकी वापिस आने की कोई उम्मीद नहीं, एक दफ़ा खर्च किए और वो पैसे चले गए, वो कहलाएँगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होंगे, जो हुकूमत जो है वो पैसे को इस्तेमाल करे, मनी को यूज़ करे और उसकी रिकवरी की होप हो। जैसे कि हुकूमत कहती है मैं जो है वो अ
डैम बना देती हूँ। ठीक है, डैम से जो है वो बिजली जनरेट होगी और उससे जो है वो मैं रिवर्स में मैं बिजली बेचूंगी, पैसा कमाऊंगी। होप है। या एक ऐसी नेशनल हाईवे बना देती है जिसपे वो कहती है कि मैं हाईवे बना देती हूँ और यहाँ पे टूल टैक्स लगा देती हूँ, टूल से मुझे पैसा वापस आ जाएगा। या हुकूमत कहती है कि मैं एक स्टील मिल लगा देती हूँ, स्टील मिल से मुझे जब स्टील बिकेगा पैसा आएगा। ठीक है। इस तरह हुकूमत कहती है मैं मेट्रो बना देती हूँ और इस तरह जो है मेट्रो से जो है मुझे पैसा आएगा, कमाई आएगी। या इस तरह और बहुत सारे मंसूबे जहाँ या हुकूमत जो हुकूमत बनाती है जिन पे पैसा लगाती है और बदले में हुकूमत को वापसी में पैसा मिलता है। ठीक है, उस पैसे को वापस आने की मुनाफे के साथ उम्मीद होती है। ऐसे तमाम एक्सपेंडिचर कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो ये हो गया जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। तो अच्छा जी, अब आते हैं टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी